इक्वेशन लिखने के लिए दो तरीके के नियम लिखे हैं, मतलब दो तरीके के नियम के तहत कर्व का इक्वेशन लिखा जा सकता है। क्या क्या नियम है वो सुनिए। जब भी आप कर्व का इक्वेशन लिखने चलेंगे तो कर्व के इक्वेशन को भी आपको सरफेस के इक्वेशन लिखना है। सवाल ये उठता है सरफेस का इक्वेशन क्या होता है, तो आपको पता नहीं होगा। जानते हैं सरफेस का इक्वेशन? सरफेस का इक्वेशन जानते हैं? हाँ ना, कुछ बताइए। सरफेस वाली plane is 2 dimension, surface is anything. It can be 2 dimension, it can be 3 dimension, it can be any dimension. जरा गुप्ता जी को बुलाइएगा, देखिए है क्या बाहर, इन्हीं को दिया जाए। बताइए भाई सरफेस का इक्वेशन। नहीं, देखिए कल हम आप लोगों को बताए थे भले कि आप एंड डायमेंशन की स्टडी करते हैं, लेकिन केवल 3 तक ही लिखेंगे। जरा समझाइएगा। सरफेस का इक्वेशन है, लेकिन उसको लिखेंगे। देखिए xi जानते हैं आप कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से n। कल हम कहे कि कभी भी आप ये नहीं लिखेंगे, हमेशा i की वैल्यू क्या लेंगे, 1 2 3। इंडेक्स कहाँ होगा, ऊपर। कर्व का इक्वेशन अगर आपको लिखना हो, इक्वेशन ऑफ कर्व, दो फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस। जैसे आपको ध्यान होगा, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे तो कहते थे एक प्लेन, दो प्लेन, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। कुछ ध्यान आ रहा है? दो प्लेन का इक्वेशन लिखते थे कॉमा लगा करके, वो दिखाता था इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, और वो देता क्या था, एक लाइन। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि दो सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या देंगे, एक कर्व। सरफेस का इक्वेशन बता रहे हैं, F1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये सरफेस का इक्वेशन है। ये पहला सरफेस है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, F1। दूसरा सरफेस है तो F2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये दो सरफेस हैं, बीच में कॉमा लगा देंगे तो ये क्या दिखाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस। ठीक। दूसरा फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं कि कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे, x1 इज इक्वल टू x1t वेयर t इज पैरामीटर, x2 is equal to x2t where t is again parameter, x3 is equal to x3t where t is again parameter। जिसको इन जनरल फॉर्म में आप लिखेंगे xi is equal to xit। t पैरामीटर है, इसकी एक लिमिट होगी, मान ले रहे हैं इसकी लिमिट अल्फा से बीटा के बीच में है। कोई भी पैरामीटर किसी एक रेंज में काम करता है, उसकी रेंज हमने क्या मान लिया है, अल्फा से बीटा। जैसे सर्किल, सर्किल में पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मेट हैं आपके कर्व के इक्वेशन को लिखने के। जब कहीं आपको ये पिक्चर दिखे आप समझ जाइए कर्व का इक्वेशन लिखा हुआ है, और ये पिक्चर आपको खूब मिलेगा क्योंकि आप
कर्व इन स्पेस पढ़ रहे हैं, स्पेस में कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कर्व का इक्वेशन तो लाजमी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहला फॉर्मेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। कोई इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछे तो यही बताइएगा, कहिएगा दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे समझिए दो हायर लेवल, प्लेन जो है 2 डायमेंशन होता है, दो हायर लेवल के अगर कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो लोअर लेवल लाइन को प्रोवाइड करते हैं। लाइन का डायमेंशन 1, प्लेन का डायमेंशन 2 डायमेंशन की दो चीज़ें मिल करके इंटरसेक्ट करके 1 डायमेंशन को प्रोवाइड किए हैं। तो हमेशा हायर लेवल इंटरसेक्ट करके लोअर लेवल को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सरफेस हायर डायमेंशन का होगा, कर्व लोअर डायमेंशन का होगा। तो सरफेस, दो सरफेस इंटरसेक्ट करके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, दूसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म, किसी भी कर्व को पैरामीटर के फॉर्म में लिखना। हमने कहा था 3 n होते हैं, लेकिन हम हमेशा कितना लेकर के चलेंगे, 3, ताकि बार बार आपको डैश 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 ना बनाना पड़े, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। 3 लिए तो क्या मिला, x1 x2 x3, x1 x2 x3 तीनों किसके फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, t के, तो इसको कहते हैं पैरामीट्रिक। सर्किल की बात करें तो सर्किल में आप लोग क्या कहा करते थे, 2 डायमेंशन में आइए, 2 डायमेंशन में अगर ये सर्किल लेते थे, कहते थे कि ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है x और y, ये कोई पैरामीटर है थीटा, यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा। तो आप ये यदि रेडियस हो तो आप कहते थे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्यों भाई, कहा करते थे ना, x को किसके फॉर्मेट में लिखे हैं, थीटा के, y को किसके फॉर्मेट में लिखे हैं, थीटा के। किसी दिए गए सर्किल के लिए रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट, तो x और y दोनों किसके फॉर्मेट में लिखे हैं, थीटा के। थीटा क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, जो घड़ी घड़ी बदलते हैं। यहाँ थीटा का मान 0, यहाँ थीटा का मान 45, यहाँ थीटा का मान 90, अलग अलग तरीके का थीटा का मान आ रहा है, इसलिए थीटा वेरिएबल है। लेकिन चूंकि उस वेरिएबल के फॉर्म में x और y को लिख दिया गया, इसलिए वो पैरामीटर बन गया। ठीक है, पैरामीटर मतलब कोई भी आपका वेरिएबल जिसके रूप में दूसरों को लिखा जाए वो पैरामीटर बन जाता है। इसलिए यहाँ पे थीटा क्या बन गया, पैरामीटर। कितने वेरिएबल थे, 2, क्योंकि कितने डायमेंशन की स्टडी थी, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन थे इसलिए 2 वेरिएबल थे, दोनों वेरिएबल को किसके फॉर्मेट में लिखा गया, थीटा। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, n की जगह हम कितना यूज करते हैं, 3। इन तीनों को किसके फॉर्मेट में लिखा गया है, t के, तो यहाँ t क्या होगा, पैरामीटर। ठीक है, चलिए लिखिए, ढंग से पढ़िएगा भाई ये चैप्टर। हम तो खुद कह रहे हैं कि बाकी का 3 चैप्टर नहीं मन हो पढ़ने का तो 2 नंबर के हिसाब से पढ़ के जाइएगा नोट से, लेकिन ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ लेंगे तो सेक्शन बी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो गए आप। पहले का सब पढ़ाई दिए हैं। पहले में हम इसलिए कभी नहीं कहते कि कटौती करो, क्योंकि पहले वाला जितना आपने पढ़ा है वो सब आपका जीवन भर आपके काम आएगा। जैसे रिमानियन सिंबल, क्रिस्टोफल सिंबल, रिमानियन मैट्रिक, क्रिस्टोफल सिंबल का कॉन्ट्रैक्शन, डेरिवेटिव, ये सब आपका एमएससी में काम आएगा। जैसे आप लोग जोड़ घटाना करते हैं ना, छोटी क्लास में जोड़ घटाना किए थे तो आपने किसी टीचर ने कहा था क्या, अरे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो, प्लस माइनस पढ़ लो पास हो जाओगे, कहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, जीवन भर काम आया ना। उसी तरह से ये पहले वाला जो है ये जीवन भर काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और रही बात बाद की, तो बाद वाले में केवल ये भी पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मन से पढ़िए। ये अपने आप में 3-4 चैप्टर के बराबर है, छोटा नहीं है। ऐसी अभी 4 कॉपियाँ हैं मेरे पास, तो इसको मन से पढ़िए। चलिए लिखिए, दे इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस, हेडलाइन पढ़ गई। लिखिए, देयर आर 2 ways TWO, 2 ways of representing a curve
एनालिटिकली full stop. One of them is represent it as the intersection of two surfaces. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको. One of them is represent it as the intersection of two surfaces. TWO, two surfaces. इस पूरे को अंडरलाइन करिएगा. कॉमा such that it is represented as the form, ये लिख लीजिए. ये आपका किस फॉर्मेट में हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस. हमेशा ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस और पैरामीट्रिक फॉर्म, दो तरीके से कर्व के इक्वेशन को लिखा जाता है. जब कभी हमारे पास ये होगा ना, तो पहले इसको हम इसी में कन्वर्ट करेंगे. अगर ये दिया होगा, जैसे रेयर केस में दिया है, ये हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं. फिर लिखिए लाइन चेंज करके. द अदर इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन. द अदर इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म. ये लिखिए, ये लिखिए, इसको डालिएगा 2, इसको डालिएगा 3. कभी ये पढ़ा है? F इज इक्वल टू FT. कहीं देखा है? F इज इक्वल टू FT का मतलब होता है F इज द फंक्शन ऑफ T. इस केस में F क्या होता है? फंक्शन. क्या होता है? फंक्शन. इसी फंक्शन को आप लोग क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं. और जब आगे बढ़ते हैं तो 2 डायमेंशन में इसको x और y के फॉर्म में लिखते हैं. y इज इक्वल टू fx. लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं. अभी ये देखा है? सतमीत देखा है? y इज इक्वल टू fx. कहाँ देखा है? सबसे पहले जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया होगा कि इसमें कर्व का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू fx. पोलर में होता है r इज इक्वल टू f थीटा. BSc फर्स्ट ईयर कर्व ट्रेसिंग में. तो y इज इक्वल टू fx का मतलब क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x. y इज द फंक्शन ऑफ x. y क्या है? फंक्शन है. किसका? x का. इसी तरह से यहाँ x1 भी क्या होगा? फंक्शन होगा. किसका? t का. x2 भी क्या होगा? फंक्शन होगा. किसका? t का. x3 भी क्या होगा? फंक्शन होगा. किसका? तो अब हम इसको अगर फंक्शन लिखवा दे तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी? इससे लिखवा रहे हैं, इससे कोरिलेट करके. ठीक है, लिखिए नीचे से, थर्ड के नीचे से लिखिए. वेयर, ये अभी नहीं लिखना है बाबू, अभी हम लिखवाएंगे उसको. वेयर x1, x2, x3, इंडेक्स कहाँ लगा रहे हो आप लोग? ऊपर. वेयर x1, x2, x3 आर रियल वैल्यूड फंक्शन of a single real parameter t
ranging over a set of values, ranging over the set of values, ranging over the set of values, ये ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा यूजफुल कौन है? नीचे वाला। आपको बताए थे ऊपर वाला कभी आएगा भी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नीचे वाले में, है ना। उस बात को भी लिख लीजिए, लाइन चेंज करके लिखिए। आउट ऑफ दीज टू रिप्रेजेंटेशंस, आउट ऑफ दीज टू representations, out of these two representations, comma, the parametric equation is useful for differential geometry. Is useful for differential geometry. ठीक है। एनालिटिकल फंक्शन कभी पढ़ा है आप लोगों ने? एनालिटिक फंक्शन कहाँ पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स में। कौन पढ़ाया है? मनमोहन सर पढ़ाए होंगे ना। उसका कुछ कुछ टॉपिक ले रहे, जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा होगा रेगुलर फंक्शन, फंक्शन ऑफ क्लास एम, सी इन्फिनिटी फंक्शन। नहीं पढ़े हैं? हो ही नहीं सकता, है ना। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक। अगर उसमें भी नहीं पढ़ी होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ी होगी, वहाँ पे भी है ये पूरा का पूरा, ठीक है। हम लोग वही पढ़ने चल रहे हैं। देखिएगा, टॉपिक का नाम है, पहले देख लीजिए बाद में लिखिएगा, आ फंक्शन ऑफ क्लास एम। ये टॉपिक का नाम है कि कब कोई फंक्शन क्लास एम का कहलाता है, एम की कैटेगरी का कहलाता है। जैसे आप लोग बड़े गर्व से कहते हैं, छोटे बच्चों को देखिए, बस हम 3 में जाने वाले हैं, जाएंगे 3 में, 3rd में बस जाने वाले, भले ही अभी दिसंबर चल रहा हो, 2nd में हो, बस हम 3rd में जाने वाले हैं। कैसे जाएंगे? पास होंगे तब जाएंगे ना। तो 3rd में जाने की कंडीशन क्या हुई कि आपको 2nd में पास होना पड़ेगा, ठीक। उसी तरीके से क्लास एम में जाने की कोई कंडीशन होगी, तभी फलाना फंक्शन कहलाएगा कि वो किस क्लास का है? एम क्लास का है। अगर आप 3rd क्लास में हैं, दैट मीन्स आप 2nd क्लास पास करके आए होंगे। ये कंडीशन है आपके 3rd क्लास में होने की। उसी तरह से क्लास एम में होने की भी कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ही, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? क्लास एम में कहलाएगा, ठीक है। जहाँ एम क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब छोटा बच्चा कहता है कि हम 1st क्लास में हैं, हम 2nd क्लास में, हम 3rd क्लास में, हम 4th में हैं, हम 5th में हैं। कभी कहता है 3/2 क्लास में है, 5/2 क्लास में पढ़ते हैं, नहीं ना। इसीलिए m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब किसी फंक्शन की हम बात करते हैं, कोई फंक्शन f है, वो क्लास m में कब कहलाएगा, ठीक है। इसके पीछे कई सारी परिभाषाएं हैं, वो परिभाषा एक एक करके हम आपको पहले बता रहे हैं, फिर लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कहेंगे I इंटरवल है, वो भी रियल वैल्यूड इंटरवल। ये स्कूल है, ठीक है। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? कार्मेल में पढ़ते हैं, सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, सेंट एंड्रयूज में पढ़ते हैं, ये स्कूल है। स्कूल की क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आई एक इंटरवल है। कैसा इंटरवल है? रियल वैल्यूड इंटरवल है। रियल वैल्यूड का मतलब
उसके दोनों हिस्सों में रियल नंबर होगा, √3 √2 नहीं होगा। ठीक, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर देखिए पहला पॉइंट, f is said to be function of क्लास m। ये पहली डेफिनेशन है। कोई भी फंक्शन क्लास m में का कहलाएगा कब? जबकि वो m बार इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। जब वो फंक्शन m बार उसमें डिफरेंशिएबल हो, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन f है वो क्लास 10 का है या नहीं। मान लीजिए कोई फंक्शन fx है वो क्लास 10 का है या नहीं, ये कोई फंक्शन है क्लास 10 का है या नहीं। इसको 10 बार डिफरेंशिएट करिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 x²। ठीक, तो ये फंक्शन क्लास 10 में डिफरेंशिएबल है। क्लास 15 में डिफरेंशिएबल होगा? 15 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 13वीं बार में वो क्या हो जाएगा? 0। तो वो क्लास 15 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ क्लास m। और साथ ही साथ वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब जब आप उसका ग्राफ ट्रेस करोगे तो कहीं पे भी कोई भी ब्रेकिंग और जंप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन क्लास m का कहलाएगा अगर वो m टाइम्स डिफरेंशिएबल हो और साथ ही साथ वो उस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। इसको बोलते हैं CM फंक्शन। क्या कहते हैं? CM फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंशिएबल हो जाए और उस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, जैसे fx = e⁻x, करते जाइए डिफरेंशिएट, कभी वैनिश होगा? नहीं। जितनी बार मन किया उतनी बार करते जाइए, कभी भी वैनिश नहीं होगा। कंटिन्यूअस भी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को कहते हैं C∞ फंक्शन। क्या कहते हैं? C∞ फंक्शन। जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कभी भी वैनिश नहीं होगा और साथ ही साथ वो उस इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आई? पहले ये दो को लिखिए फिर आगे बताएंगे। हेडलाइन डालिए, अ फंक्शन ऑफ क्लास m। अ फंक्शन ऑफ क्लास m। बोले भाई इसमें लिखिए, लेट i डिनोट अ रियल इंटरवल। लेट I, कैपिटल I, denote the real interval, denote the real interval and small m be a positive integer, and small m be a positive integer, then a real valued function f, then a real valued function f, small f है, defined on interval I, defined on interval I, defined on interval I, is said to be function of class m, function of class m
OR और दूसरा नाम इसका CM फंक्शन if f has continuous derivative, if f has continuous derivative of mth order at every point of I, at every point of I, कैपिटल I। समझ में आया ये? CM फंक्शन कब कहलाएगा? जब वो कितनी बार डिफरेंशिएबल हो? m बार, और I के हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है। C इन्फिनिटी फंक्शन का क्या मतलब होगा? जहां तक मन करे वहां तक इनफाइनाइट करो, मतलब कितनी बार वो इनफाइनाइट, उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इनफाइनाइट बार। जैसे fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x। साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए? I के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं कि I के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। व्हेन f इज डिफरेंशिएबल, ये वाली डेफिनेशन पूछी जाती है भाई, आप फंक्शन ऑफ क्लास m पूछा जाता है। व्हेन f इज डिफरेंशिएबल infinitely many number of times, infinitely many number of times, infinitely many number of times, then it is said to be, then it is said to be function of class infinity, function of class infinity, function of class infinity or C infinite function, or C infinite function। ठीक, दो डेफिनेशन हो गई, ये दोनों क्लियर है? चलिए भाई, बड़ा अच्छा चीज है। फंक्शन एनालिटिक कब कहलाता है? बस बताइए हमको भी, लिखिए मत कुछ भी। कब ये फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा? पढ़ चुके हैं एनालिटिक फंक्शन, कब कहलाएगा? जब किसी स्मार्ट डिस्क का देखिए ओपन स्फीयर या ओपन डिस्क बना और उसकी मतलब उसके अंदर उसके नेबरहुड में हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल हो जाए और कंटिन्यूअस हो जाए। नेबरहुड से क्या मतलब है? नेबरहुड का मतलब कि अगर कोई स्मार्ट रेडियस का लेके ओपन डिस्क बना और उसके अंदर के जो जितने पॉइंट्स हैं। चलिए ठीक है, अब हम बता रहे हैं इसमें क्या था। फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएबल था? m बार, और साथ ही साथ I के हर पॉइंट पे क्या था? कंटिन्यूअस। इसमें फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएबल था? इनफाइनाइट बार, साथ ही साथ I के हर एक पॉइंट पे क्या था? कंटिन्यूअस। इसमें भी फंक्शन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, कंटिन्यूअस होता है I के हर एक पॉइंट पे। ठीक, क्या अंतर बैठता है? बस वो सिंगल वैल्यूड होता है। क्या होता है? जो नेबरहुड कह रहे हो ना आप, उसका मतलब होता है सिंगल वैल्यूड। क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होता है। मतलब कोई भी C इन्फिनिटी फंक्शन एनालिटिक तब कहलाएगा जब वो क्या हो जाए? सिंगल वैल्यूड हो जाए। क्या हो जाए? सिंगल। सिंगल वैल्यूड क्या होता है? एक पॉइंट पे एक ही मान मिलेगा, एक से अधिक मान नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड। ठीक है, सिंगल वैल्यूड, सिंगल मतलब एक ही वैल्यू को प्रोवाइड करे, एक से अधिक वैल्यू को प्रोवाइड ना करे। जैसे
मॉड एक्स सिंगल वैल्यूड नहीं है। x इज इक्वल टू -1 रखने पर भी 1, x इज इक्वल टू 1 रखने पर भी 1, ये सिंगल वैल्यूड नहीं कहलाएगा। ठीक है, √x सिंगल वैल्यूड नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह 4 रखेंगे वो क्या देगा, +-2, डबल वैल्यू दे दिया, इसलिए वो सिंगल वैल्यूड नहीं है। log x सिंगल वैल्यूड है, x का एक मान रखेंगे तो log x का भी एक ही मान आएगा। चार्ट देखे होंगे लॉगरिथमिक टेबल, एक ही मान रहता है ना, तो सिंगल वैल्यूड का मतलब एक मान देने पर एक ही मान मिले, उससे अधिक मान ना मिले, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड। तो अगर सिंगल वैल्यूड हो गया तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, उसके बाद रेगुलर फंक्शन बस बताएंगे इसी में। लिखिए, इसी को और कुछ भी कहते हैं, सी ओमेगा फंक्शन या फंक्शन ऑफ क्लास ओमेगा। ठीक है, ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एनालिटिसिटी को। आप लोग एनालिटिक फंक्शन में u, v, w लिखते होंगे अक्सर, ये वही w है जिसको हम दूसरे शब्दों में ओमेगा कह रहे हैं। ठीक है, लिखिए, लाइन चेंज करके लिखते चलिए सब, बस खूब पूछा जाता है ये सब एग्जाम में। लिखिए, अ फंक्शन f is said to be analytic, a function f is said to be analytic over I if f is single valued, if f is single valued and possesses continuous derivative of all orders, continuous derivative of all orders at every point of I, at every point of I, full stop. Such a function is said to be, such a function is said to be, such a function is said to be function of class omega, function of class omega और सी ओमेगा फंक्शन। ठीक है, 3 डेफिनेशन ही समझ में आ गई होगी, कोई डाउट इसमें? चौथी लास्ट, रेगुलर फंक्शन। आप रेगुलर हैं? नो, बारिश हो गई, ठंडक बढ़ गई, फीवर हो गया, जुकाम हो गई, नींद आ गई, रेगुलर है? नहीं। नहीं मतलब डोंट, नहीं मतलब डोंट, इसलिए इसमें डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव। देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है xi इज इक्वल टू xit, डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोगों को 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक तो जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम बार बार f लिखते तो यू डोंट नो कि f में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, f को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए हमने वैसे लिख दिया। अभी जस्ट पिछले वाले टॉपिक में बताए थे y इज इक्वल टू fx, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो xi इज द फंक्शन ऑफ t, तो xi किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? t के। क्या लिखेंगे? dxi बाई dt। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। आप रेगुलर हैं? आपने कहा नहीं, नहीं मतलब डोंट, डोंट मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के लिए कितने तरह के वेरिएबल चाहिए? 2,
एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, इसलिए हमने यहाँ क्या फॉर्मेट लिखा है, xi इज इक्वल टू xit, कर्व का इक्वेशन है ना, ये है ना कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dxi/dt। ठीक, अगर एक दिन आप सब एक साथ गायब हो जाएं, एक साथ वैनिश हो जाएं, तो क्या होगा, ऑनलाइन की सुविधा ना हो तो हम छुट्टी कर देंगे, ऑनलाइन की सुविधा होगी तो हम पढ़ाएंगे कैमरा लगा करके, भले कोई हो या ना हो, है ना। तो कहते क्या है, dxi/dt एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ, आप सब एक साथ एक ही क्लास में गायब ना हो, आप सब एक साथ एक ही क्लास में गायब ना हो। ऐसा ना हो कि एक साथ मेरी क्लास में गायब हो गए, अभिषेक सर की क्लास में आके बैठ गए, है ना। तो एक साथ एक ही क्लास एट एनी पॉइंट ऑफ आई गायब नहीं होना चाहिए, डज नॉट वैनिश साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट ऑफ आई। ऐसी कंडीशन में फंक्शन को कहते हैं कि वो रेगुलर होगा। क्या होगा, रेगुलर। अगर आप रेगुलर हैं तो आप गायब नहीं होंगे, एक साथ एक ही क्लास में गायब नहीं होंगे। आप रेगुलर हैं तो आप एक साथ एक ही क्लास में गायब नहीं होंगे। ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था तो इसलिए हमने फंक्शन को xi इज इक्वल टू xit फॉर्मेट में लिखा, डिफरेंशिएट किया, एक साथ एक ही क्लास में गायब नहीं होंगे, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, रेगुलर कहलाएगा। ठीक है, ये रेगुलर की परिभाषा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, वो i के किसी भी पॉइंट पर एक साथ गायब नहीं होना चाहिए, मतलब वैनिश नहीं होना चाहिए। वैनिश नहीं होना चाहिए मतलब सब एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, अ फंक्शन xi इज इक्वल टू xit, अ फंक्शन xi इज इक्वल टू xit, कॉमा i इज इक्वल टू 1, 2, 3, i इज इक्वल टू 1, 2, 3, defined on I is said to be regular, if dxi/dt comma for every I is equal to 1, 2, 3 never vanish simultaneously on I. Never vanish simultaneously on I. Full stop. The parameter t in terms of which xi are represented, the parameter t in terms of which xi are represented, रुकिए, xi इज इक्वल टू xit कैसा फंक्शन बन गया, रेगुलर फंक्शन। कैसा फंक्शन बन गया, रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन बनने के बाद इस पैरामीटर को रेगुलर पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलर पैरामीटर। और इस फंक्शन की हेल्प से जो कर्व बनेगा उसको रेगुलर कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, रेगुलर कर्व। ठीक है, रेगुलर होने का मतलब एक साथ एक ही क्लास में आप गायब ना हो। कौन गायब ना हो, डेरिवेटिव गायब ना हो। तो डेरिवेटिव के लिए कौन कौन से फंक्शन चाहिए,
दो फंक्शन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसलिए क्या लिया गया, xi इज इक्वल टू xit। डेरिवेटिव क्या होगा, dxi बाई dt, एक साथ एक ही पॉइंट पर गायब नहीं होने चाहिए। फंक्शन क्या हो गया, रेगुलर, पैरामीटर क्या हो गया, रेगुलर पैरामीटर, और कर्व क्या हो जाएगा, रेगुलर कर्व, वही लिखवा रहे हैं। The parameter t in terms of which xi are represented is known as regular parameter. Is known as regular parameter. फिर लाइन चेंज करके, a curve xi is equal to xit, a curve xi is equal to xit is called regular curve, is called regular curve of class M। चलिए भाई बताइए, इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्व, वो कर्व रेगुलर कहलाएगा प्लस क्लास एम का कहलाएगा। कब, जबकि ये फंक्शन रेगुलर हो जाए और क्लास एम का हो जाए। क्लास एम का मतलब एम बार क्या हो, डिफरेंशिएबल हो और आई के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, वही लिखवा रहे थे। इफ द फंक्शन, इसी में लिखे ऑफ क्लास एम, इफ द फंक्शन xit, if the function xit is a regular function of class M, if the function xit is a regular function of class M, if the function xit is a regular function of class M। इतने में कोई दिक्कत आपको? सबसे पहले बताएं, कोई भी फंक्शन क्लास m का कब होगा, जब वो m बार क्या हो, डिफरेंशिएबल हो और i के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। फिर से इन्फिनिटी फंक्शन बताए, सी इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट बार डिफरेंशिएबल हो और i के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। फिर आपको बताया एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन में हमने कहा सी इन्फिनिटी फंक्शन होता है। सी इन्फिनिटी फंक्शन होता है मतलब कितनी बार इन्फिनिटेबल होता है, डिफरेंशिएबल होता है इनफाइनाइट टाइम्स, साथ ही साथ क्या होता है, कंटिन्यूअस। बस उसको क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। जैसे ही सिंगल वैल्यूड होगा वो क्या बन जाएगा, एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद हमने रेगुलर फंक्शन बताया। रेगुलर का मतलब होता है डज नॉट वैनिश साइमल्टेनियसली एट अ गिवन क्लास, मतलब किसी आई के किसी एक पॉइंट पर एक साथ वैनिश नहीं होना चाहिए। कौन वैनिश नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव वैनिश नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव के लिए कितने फंक्शन चाहिए, दो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या लिया, xi इज इक्वल टू xit, फिर उसका क्या निकाला, डेरिवेटिव, क्या मिलेगा, dxi बाई dt। ये i के हर एक पॉइंट पर एक साथ वैनिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम उस टॉपिक पे अप्रोच कर रहे हैं जिसका आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है। ठीक है, चलिए हेडलाइन डालिए।